बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.15 एक्सरसाइज के उसने दो क्वेश्चंस दिए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सबसे पहले उसने हमें कहा दी यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसने कहा है जी कि एक्सपोनेंट के लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना हमें जानना बड़ा ज़रूरी है जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं वो क्या हैं और उनको हमने याद रखना है और उन्हीं के मुताबिक हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आसान से लॉज हैं, उसके कवानीन जो हैं पहले भी आप यूज़ कर रहे हैं पिछली एक्सरसाइजेज़ में, लेकिन यहाँ पे उसने मर्ज करके ज़रा पूछ लिया है तो हम एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं और एक दफ़ा समझ भी लेते हैं कि एक्सपोनेंट के लॉज क्या हैं। तो एक्सपोनेंट के ना कुछ लॉज हैं, कुछ 6 के करीब। सबसे पहला लॉ है जी उसका, उसमें उसने कहा है जी कि फ़र्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट का, उसने कहा है जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अब a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और m उसका एक्सपोनेंट है वो भी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है a ही हो। ये जस्ट उसने बताया कि बेस सेम होगी और उनके जो ऊपर एक्सपोनेंट हैं वो चेंज हो सकते हैं। उसका बेसिकली कहने का मतलब है कि बेस जो है जब सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। ये तो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में भी पढ़ा है कि जब बेस सेम होती है तो उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यही एक्सपोनेंट का पहला लॉ है। उसने कहा है जी कि बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, ये m प्लस n हो जाएगा। समझ गए आप कि बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं और बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में देखें कि सेकंड लॉ उसने है जी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब उसने इसमें चेंज क्या किया है, डिवाइड लगाया है कि बेस तो सेम है, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा है। अब देखें कि अंडरस्टूड सी बात है कि आप एक याद कर लें ना तो दूसरा उसका रिवर्स है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो उसका रिवर्स हो जाते हैं, मींस वो लेस हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे। बेस सेम है, एक्सपोनेंट जो है वो फिर माइनस हो जाएंगे अगर बीच में डिवाइड है, डिवाइड का साइन लगा है या ओवर में लिखा हुआ है एक ही बात है, तो फिर जो उसका एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं। a इज़ इक्वल टू m माइनस n उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। बेस एक दफ़ा लिखेंगे, एक्सपोनेंट को उसमें से माइनस कर देंगे। तो थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ है जी उसका, वो कहता है कि अगर a की पावर m ब्रैकेट लगी हो और बाहर हो n, कि बेस का कुछ भी एक्सपोनेंट हो और ब्रैकेट के बाहर भी एक एक्सपोनेंट हो, तो इसमें क्या करते हैं। इसमें आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ पिछली एक्सरसाइजेज में, कि जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है ना तो ये दोनों आपस में एक्सपोनेंट फिर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम इसको लिख देंगे फिर a इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई होगा तो वो m n बन जाएगा। बेस सेम है, उसका एक एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट के बाहर फिर एक एक्सपोनेंट है टोटल का, तो फिर वो दोनों एक्सपोनेंट जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फोर्थ लॉ की तरफ चलते हैं। फोर्थ लॉ उसने दिया है जी हमें a की पावर 0 मीन्स के किसी भी बेस की पावर जो उसका एक्सपोनेंट है अगर वो 0 आ जाता है, वो 0 होता है तो वो इक्वल होगा 1 के। किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो उसका इक्वल होगा 1 के। फिफ्थ है जी, फिफ्थ लॉ है, उसमें वो कह रहा है कि अगर बेस में अंडर रूट है और अंडर रूट की पावर कुछ भी है, अंडर रूट की पावर कुछ भी दी है उसने, n है मीन्स कुछ भी है, तो फिर उसका क्या करना है। अब आपको पता हो, शायद आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हो कि जो खाली अंडर रूट होता है ना वो बराबर होता है 1/2 के। अंडर रूट की जो सिंपल जो अंडर रूट है उसकी जो पावर है, उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है।
लेकिन अगर अंडर रूट के यहाँ पे 3 लगा है तो वो इक्वल होता है जी 1/3 के। मतलब कि जिस पे कुछ ना लगा हो अंडर रूट के वो 2 के बराबर होता है। अगर कोई भी वैल्यू लगा दी 3, 4, 5 तो वो 1/3, 4 या 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि a का अंडर रूट जो है वो n हो, मीन्स तो फिर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। अगर खाली अंडर रूट है तो 2 लगा देंगे, अगर 3, 4, 5 है तो फिर 1/3, 4, 5 समथिंग कुछ भी लगा देंगे जो ये, लेकिन ये उसका बेसिक रूल है। तो रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6th रूल उसने दिया है जी हमें, वो कह रहा है कि a/b कि अब बेस अलग अलग हो गई हैं। पहले बेस सेम थी तो हम करते जा रहे थे, डिवाइड हो रहा है, देखें ये भी डिवाइड रहा है, लेकिन अब बेस चेंज हो गई है। डिवीजन में हम क्या कर रहे थे ऊपर, ये देखेंगे हमने कहा था कि अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स अलग भी हों तो अगर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, एक्सपोनेंट कुछ भी हों, लेकिन अब यहाँ पे बेस चेंज हो गई है, बेस चेंज हो गई है, एक्सपोनेंट सेम है। बेस चेंज हो जाए और एक्सपोनेंट सेम हो तो हम उसको a/b की ब्रैकेट लगा के होल की पावर n कर सकते हैं कुछ भी। ये उसका 6th लॉ है। ये 6 लॉज हैं जिनके मुताबिक हमने ये एक्सरसाइज करनी है। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इनको याद करना। तो अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उसने कहा जी यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लॉज यूज़ करने हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर, और आंसर लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस कि आपने उसको उसकी जो है ना पावर की फॉर्म में ही लिखना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं कर देना कि पावर उसकी ख़त्म नहीं कर देनी, उसको पावर की फॉर्म में ही रहने देना है आपने। तो पार्ट 1 है जी, उसमें उसने दिया है जी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अभी हमने रूल पढ़ा है एक पीछे, अगर तो बेस सेम हो फिर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट से सेम है, बिल्कुल एक जैसे है, यहाँ पे एक्सपोनेंट दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 होल की पावर 4। उसका होल एक्सपोनेंट हम 4 कर देते हैं। बेस अलग अलग थी इसलिए हमें इसको 2 × 5 और एक्सपोनेंट सेम थे तो होल की एक्सपोनेंट 4 कर दिया। तो अब देखें ये 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2 * 10, 10 के होल की पावर 4। तो अब इससे ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, अब 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर देना। उसने ऊपर कहा है जी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। हमने जस्ट यहाँ तक उसको शो करवाना है, उसके बाद आगे हमने इसको नहीं छेड़ना। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया है जी 2x + 3y एक ब्रैकेट में दिया है और फिर 2x + 3y दिया है दूसरी ब्रैकेट में। अब देखें बेस है, ये एक अलग बेस है और ये एक अलग बेस है क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है। तो अब हमें क्या पता चला कि बेस सेम है। अब जिसके ऊपर कुछ भी ना हो, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ, इसके तो इट मीन्स हमें पता है कि जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट ना हो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। 1 इसका भी है और 1 इसका भी है। और जब बेस सेम होगी तो हम क्या कर रहे थे, बेस सेम हो तो हम दोनों को ऐड कर देते थे। 2x बेस को एक दफ़ा लिखते हैं प्लस 3y, 1 इसका एक्सपोनेंट और 1 इसका एक्सपोनेंट, 1 और 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं जी इसका एक्सपोनेंट 2। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 2 का। जस्ट हमने यहाँ तक छोड़ देना है इसको। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया है जी 2 का एक्सपोनेंट 4 और फिर ब्रैकेट लगा के उसका एक्सपोनेंट 3 दे दिया। अभी हमने पीछे लॉ में भी पढ़ा है कि जब बेस का एक एक्सपोनेंट हो और उसका फिर से होल एक्सपोनेंट हो तो फिर वो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो फिर हम इसको लिखेंगे बेस 2 है, 4 3 = 12, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में उसने दिया है जी a की पावर 6 मल्टीप्लाई b की पावर 6। ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है जैसे भी फर्स्ट पार्ट किया है। बेस तो अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। तो हमने क्या किया था कि जब एक्सपोनेंट सेम थे तो हमने 2 × 5 था, 2 × 5 का होल का उसका एक्सपोनेंट लिख दिया था। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे।
हम करेंगे जी a मल्टीप्लाई बी का होल एक्सपोनेंट 6 कर देंगे। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में उसने दिया है जी 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3। अब इसमें देखें बेस सेम है, बीच में डिवाइड है। अभी हमने लॉज में पढ़ा था कि बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो फिर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो मनफी हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐड हो जाते हैं, अगर डिवाइड हो रहा हो तो लेस हो जाते हैं। तो हम इसको करेंगे जी, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे 9 8 माइनस 3। अब 9 में 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 9 की पावर आ जाएगा जी 5, उसका एक्सपोनेंट आ गया 5। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 5 का। तो पार्ट 6 में उसने दिया है जी t की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 3। अब इसमें भी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट को 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, 4 प्लस 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। टी बेस एक दफ़ा लिखेंगे और 4 प्लस 3। अब बेस एक दफ़ा 4 में 3 ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, तो टी की पावर हो जाएगी 7। तो पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 में उसने दिया है जी 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इसमें उसने दो काम कर दिए हैं, डिवाइड भी करवा रहा है और मल्टीप्लाई भी करवा रहा है। बेस सेम है, हर जगह पे बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि जो अभी मैंने बताया कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे वालों को ऐड कर लेते हैं। 3 को 7 ऐसे ही लिखें, डिवाइड 4 में 3 ऐड करें, 4 और 3 7। तो फिर इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 7। अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, डिवाइड हो, बेस सेम हो, एक्सपोनेंट भी सेम ही है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं जी 3 की पावर 7 माइनस 7। अब 7 में से 7 लेस होगा तो 3 की पावर 0 हो जाएगी। अब एक रूल अभी हमने पढ़ा है कि जब किसी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये 3 इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा आंसर है जी पार्ट 7 का। जी तो नेक्स्ट 8th पार्ट है। 8th पार्ट में उसने दिया है जी 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2। अब देखिए यहाँ भी इसने दोनों काम किए हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ अलग है कि बेस दो अलग अलग हैं, 2 भी है और a भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो ऊपर वाली जो बेस है ये 2 की पावर 8 है। हमने पढ़ा था कि जब डिवाइड हो रहा और बेस सेम हो तो डिवीज़न में जो उसका एक्सपोनेंट है वो ऊपर जाके लेस हो जाता है। तो बेस सेम है 2 की, 8 है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -3। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही, ये a की पावर 5 है, नीचे वाला a की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 में से 3 लेस हुए 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 में से 2 लेस हुए तो 3। अब देखें कि ये 2 की पावर 5 है। अब इसको भी आपने फर्दर ऐसे ही सॉल्व करना है तो कर दें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे बुक के मुताबिक इसका आंसर 2 की पावर 5 और a की पावर 3 है। लेकिन अगर आप इसको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और फिर a की 3 लिख देते हैं तो आंसर तब भी ठीक ही है। लेकिन यहाँ पे आप यहीं पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे भी आपका जवाब ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने दिया है जी a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 9। तो अब इसमें क्या है जी कि a की पावर 4 है और a की पावर 9 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो सिंपली हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 4 प्लस 9। अब 4 में 9 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी a की पावर 13। तो 9th पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है जी 10th पार्ट, उसमें है जी a की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 5 का एक्सपोनेंट 0 है तो ये भी 1 है, मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 0 है तो ये भी 1 है।
अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 10 का आंसर आ गया। पार्ट 11 है जी, उसमें उसने दिया है जी 5 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3 दी है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और फिर उस सब को डिवाइड कर दिया 5 की पावर 7 से। अब देखने में तो ये सवाल बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये ईजी है। अभी हमने रूल में पढ़ा था कि जब ब्रैकेट के बाहर भी एक्सपोनेंट हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 2s आर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब ये दोनों सबसे पहले इनको सॉल्व करने, जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो ऐड हो जाते हैं उनके एक्सपोनेंट। 5 की पावर 6 ऐड करेंगे हम इसमें 4 और डिवाइड करेंगे वो ऐसे ही 5 की पावर 7। अब 5 6 में 4 ऐड होंगे तो 5 की पावर 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें पता था कि जब डिवाइड हो रहे हो बेस सेम हो तो फिर हम माइनस कर देते हैं। तो फिर इसको करेंगे 5 की पावर 10 माइनस 7। तो ये आ जाएगा 10 में से 7 लेस होंगे तो बाकी रह जाएगा जी 3। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 11 का। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें है जी पार्ट 12 में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स और वाई की पावर 4। ये भी पिछले वाले सवाल की ही तरह होना है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, ये भी एक्स है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसकी पावर कुछ नहीं है, हमें पता है जिसकी कुछ नहीं होती उसका 1 होता है। तो 1 जब ऊपर जाएगा तो वो लेस हो जाएगा। अब y की पावर 5 है, इसकी 4 है, ऊपर जाएगा तो लेस हो के 4 हो जाएगा। तो ये 2 में से 1 लेस हुआ तो पीछे रह गया x। अब y है, 5 में से 4 लेस हुआ तो पीछे 1 रह गया। तो 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसका 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जब कोई पावर ना हो तो वो 1 होती है। तो इसका आंसर है जी x और y। तो ये आंसर है जी पार्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 1 के।